हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रवि राजकुमार सिंह चौहान। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल अवेयर 24 पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हमारे लेक्चर का विषय है भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, चार्टर एक्ट श्रृंखला के पश्चात आने वाला यह एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत सरकार अधिनियम का मतलब होता है जिसमें भारत के संपूर्ण प्रशासन के बारे में आमूलचूल बदलाव की बात की गई हो। यही होता है भारत सरकार अधिनियम का मतलब। ध्यान रखिएगा, भारत में दो भारत सरकार अधिनियम महत्वपूर्ण रूप से आए। एक था भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी और दूसरा था भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी। तो दोस्तों, यह दो महत्वपूर्ण भारत सरकार अधिनियम हैं हमारे लिए। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी। आइए दोस्तों, इस टॉपिक से आपसे प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि 1858 के एक्ट की मुख्य बातों का वर्णन कीजिए और उसके महत्व का भी उल्लेख कीजिए। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इस टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इसको आप इंग्लिश वर्जन इस प्रकार से देख सकते हैं कि डिस्क्राइब द मेन प्रोविजन ऑफ एक्ट ऑफ 1858 एंड गिव इट्स सिग्निफिकेंस टू। ठीक है दोस्तों, एक और प्रश्न आ सकता है दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सामने कि भारत सरकार का सन 1858 का अधिनियम भारतीय इतिहास के एक बड़े युग को समाप्त करता है, किंतु इसके द्वारा भारत का दृढ़ और उपयुक्त प्रशासन प्रकट नहीं होता है। बताइए आप इस कथन से कितना सहमत हैं? ठीक है दोस्तों, एक और प्रश्न उठ सकता है आपसे कि 1858 के भारत सरकार अधिनियम के महत्वपूर्ण लक्षणों की विवेचना कीजिए। लक्षण मतलब विशेषताएं, आप समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठ सकता है, महारानी विक्टोरिया की घोषणा का महत्व बताइए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारतीय अधिनियम 1858 और महारानी विक्टोरिया की घोषणा एक दूसरे से कोरिलेटेड है, एक दूसरे से सहसंबंधित है। इसीलिए हम इस टॉपिक में इन दोनों को साथ में लेते हुए पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसी महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय अधिनियम 1858। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जब भी प्रतियोगी परीक्षा में आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तब आपको किस विषय वस्तु का समावेश इसमें करना चाहिए, इन सब विषय में अब हम बात करते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो भारतीय अधिनियम 1858 के विषय में आपको जानना चाहिए कि आखिर वो परिस्थितियां क्या थी, पृष्ठभूमि क्या थी जिसमें भारतीय अधिनियम 1858 को लाना पड़ा। दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए इसी पृष्ठभूमि का। देखिए दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम सुना ही है आपने। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था ताकि कंपनी के राजनीतिक मामलों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। लेकिन इतने वर्षों के पश्चात भी जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी पर अपना प्रभावी नियंत्रण नहीं रख पाया तो उस परिस्थिति में भारतीय अधिनियम 1858 के द्वारा नवीन व्यवस्थाओं का किया जाना लाजमी था। तत्पश्चात दोस्तों, ध्यान है आपको, द्वैध शासन व्यवस्था। द्वैध शासन व्यवस्था का मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का संयुक्त उत्तरदायित्व से बनी हुई एक व्यवस्था, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल करता था कंपनी के राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते थे कंपनी के व्यापारिक मामलों पर नियंत्रण। तो दोस्तों, यह द्वैध व्यवस्था तत्कालीन परिस्थितियों में एक उत्तरदायित्व विहीन परिस्थिति के रूप में हमारे सामने आई। यह काफ़ी असुविधाजनक और जटिल प्रकृति की हो गई थी। इसीलिए भारतीय अधिनियम 1858 को लाना ब्रिटिश संसद के लिए एक विवशता बन गई थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी के साथ भारत में 1857 का संग्राम का होना भी भारतीय अधिनियम 1858 को लाने का एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 में भारतीय रियासतों के राजाओं ने अपनी जनता के सहयोग से ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक संग्राम किया और इस संग्राम का उद्देश्य भारत में कंपनी शासन को समाप्त करना था, जो कि लगातार भारतीय रियासतों को, भारतीय राज्यों को लज्जित कर रहा था।
दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1858 के अधिनियम से पहले भारत में कंपनी का शासन था। हमारे जैसे भारत जैसे विशाल देश पर एक कंपनी शासन कर रही थी, ना कि कोई एक देश। यह भी एक बोल सकते हैं विसंगति थी, लेकिन इतिहास में ऐसा हुआ है तो हमें इस चीज़ का ध्यान भी रखना चाहिए। कंपनी के अधिकारियों के दुर्व्यवहार और दमनात्मक नीतियों के कारण भारतीय रियासतों के राजाओं ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। दोस्तों इस विद्रोह का मुख्य कारण भी यही था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पदाधिकारियों का अनुचित व्यवहार, अपने पदों का एक गलत तरीके से इस्तेमाल करना। ठीक है दोस्तों, अगली बात ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, इस विद्रोह को भारतीय विद्वानों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम युद्ध की संज्ञा दी। मतलब भारतीय स्वतंत्रता के लिए यह भारत के लोगों का एक पहला संगठित प्रयास था। ध्यान रखिए दोस्तों, इस युद्ध में अधिकतर देशी रियासतों ने एकीकृत होकर ब्रिटिश शासन से लोहा लिया, लेकिन कई दिक्कतें थी दोस्तों, जैसे साधन और संगठन की कमी। इसके कारण से इन रियासतों का यह विद्रोह सफल न हो सका और अंग्रेजों ने अपनी संगठन क्षमता और संसाधन संपन्नता से इस विद्रोह को पूर्णतः दबा दिया। इस विद्रोह को दबाने का भारतीयों के मनोबल पर काफी असर पड़ा। उनका मनोविज्ञान नकारात्मक हो गया और वह ब्रिटिश राज्य को अभेद मानने लगे। दोस्तों अब भारतीयों में इतनी शक्ति नहीं रह गई थी तत्कालीन परिस्थितियों में कि वह पुनः संगठित होकर ब्रिटिश शासन का विरोध कर सकें। यह एक बहुत बड़ी विडंबना थी हमारे देश के सामने। तत्पश्चात दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए कि 1857 की क्रांति को जब अंग्रेजों ने अपने दमनात्मक व्यवहार से दबा दिया, किंतु भारतीय जनता की जो भावना थी उसको अब थोड़ा सकारात्मक करने के लिए, ब्रिटिश शासन के अनुकूल करने के लिए उनके लिए एक अधिनियम पारित करने का प्रयास किया और इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी का राज्य समाप्त कर दिया, जैसा कि बहुत से रजवाड़ों का मानना था, भारतीय जनता का मानना था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड ब्राइट ने इसके संदर्भ में लिखा है कि यह प्रश्न राष्ट्र की आत्मा को छू गया और वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अब भारत में कंपनी का शासन समाप्त किया जाना चाहिए। तो दोस्तों लॉर्ड ब्राइट ने ब्रिटिश मनोविज्ञान को यहाँ पर आपकी और मेरे सामने रखा है इस कथन के माध्यम से। तत्पश्चात दोस्तों इस विधेयक को, मतलब भारतीय अधिनियम 1858 के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, प्रस्तुत करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन ने कहा था कि कंपनी के शासन का सबसे बड़ा दोष, सबसे बड़ी कमी थी उसका अनुत्तरदायी शासन। मतलब कंपनी अपने कार्यों के लिए किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। तो लॉर्ड पामस्टन ने यह महत्वपूर्ण एक कमी निकाली कंपनी शासन की कि आखिर क्यों भारत में स्वतंत्रता संग्राम 1857 लड़ा गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड पामस्टन ने इसके लिए ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव रखा था। 12 फरवरी 1858 को हाउस ऑफ कॉमन्स, जनता का जो सदन है ब्रिटिश संसद का, उसमें एक विधेयक को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने तत्कालीन वेद शासन व्यवस्था, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रूपी इस व्यवस्था के दोषों को दर्शाते हुए भारत में कंपनी शासन का अंत करके सभी भारतीय प्रदेशों का शासन प्रबंधन इंग्लैंड सरकार के हाथों में सौंपने का एक प्रस्ताव रखा था दोस्तों। किंतु लॉर्ड पामस्टन के नेतृत्व वाली यह इंग्लैंड की सरकार, राष्ट्रीय सरकार, फरवरी 1858 में पतन का शिकार हो गई, जिससे ब्रिटिश संसद में इस प्रस्ताव को, इस विधेयक को पारित नहीं कराया जा सका। फिर भी दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, महत्वपूर्ण प्रस्ताव था। लॉर्ड पामस्टन द्वारा भारत में कंपनी शासन की समाप्ति हेतु जब यह विधेयक प्रस्तुत किया तो उसे ब्रिटिश संसद से मान्यता नहीं मिल पाई। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तत्पश्चात अप्रैल 1858 में द्वितीय विधेयक को ब्रिटिश संसद ने पारित किया।
जिसे कहा गया था भारत में बेहतर प्रशासन के लिए अधिनियम, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यह इसका शीर्षक रखा गया था। लेकिन दोस्तों इसके पहले भी आप देखेंगे डिजरेली जी का एक प्रस्ताव आया, उस प्रस्ताव में क्या था उसके बारे में हम बात करते हैं। 26 मार्च 1858 को हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता श्री डिजरेली ने भारत में या भारत के शासन को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया, किंतु दोस्तों यह विधेयक भी ब्रिटिश संसद में पारित न हो सका। तत्पश्चात दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव की ओर मैं ले चलता हूं, जिससे ही बना था भारत में बेहतर प्रशासन के लिए अधिनियम, अर्थात भारतीय अधिनियम 1858। यह थे स्टैनली जी। लॉर्ड स्टैनली के द्वारा प्रस्तुत 14 प्रस्तावों को, इस पूरे प्रस्ताव में स्टैनली जी के प्रस्ताव में 14 प्रस्ताव किए गए थे, मतलब 14 प्रावधान किए गए थे। इसे 30 अप्रैल 1858 को हाउस ऑफ कॉमन्स ने पारित किया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी आधार पर स्टैनली जी के प्रस्ताव पर एक विधेयक तैयार किया गया और जिसे ब्रिटिश संसद ने भी पारित किया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2 अगस्त 1858 की तारीख महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश क्राउन ने इस विधेयक को अपनी अंतिम अनुमति प्रदान की, अर्थात इसे हस्ताक्षरित किया, और 1 दिसंबर को आपको मालूम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालक मंडल की अंतिम बैठक हुई। इस अंतिम बैठक में विशाल भारतीय साम्राज्य को, जिसे कंपनी ने साम दाम दंड भेद से बनाया था, उसे उपहार के रूप में ब्रिटिश क्राउन को अर्पित कर दिया। जैसे भारत एक देश न होकर कोई एक वस्तु हो, कोई एक उपहार हो, लेकिन जो किया गया इतिहास में उसको हमें देखना तो पड़ेगा ही दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यही स्टैनली जी का प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय अधिनियम 1858 के रूप में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, जिसे ही हमने कहा है भारत में बेहतर प्रशासन के लिए अधिनियम। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते दोस्तों इसी विषय में आगे कि आखिर तत्कालीन ब्रिटिश हुक्मरान कौन थे भारतीय अधिनियम 1858 के पारित होते समय। तो दोस्तों ध्यान रखना, तत्कालीन ब्रिटिश क्राउन थी अलेक्जेंड्रिना विक्टोरिया। तत्पश्चात दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे एडवर्ड स्मिथ स्टैनली। तत्पश्चात दोस्तों उस समय के गवर्नर जनरल जो थे वे थे विस्काउंट कैनिंग। विस्काउंट कैनिंग के विषय में आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों कि विस्काउंट कैनिंग भारत में अंतिम गवर्नर जनरल थे, मतलब आप बोल सकते हैं अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, विस्काउंट कैनिंग। और पहले वायसराय कौन थे भारतीय क्राउन के प्रतिनिधि, वह भी हैं विस्काउंट कैनिंग। विस्काउंट कैनिंग के समय ही 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ और इसी के पश्चात भारत में कंपनी शासन को समाप्त कर दिया गया, लेकिन लॉर्ड विस्काउंट कैनिंग को ही भारत में मुख्य प्रशासक बनाए रखा गया। तो वह थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और वही थे भारत के प्रथम वायसराय। वायसराय और गवर्नर जनरल में क्या अंतर होता है, इस विषय में हम आगे चर्चा करेंगे इसी लेक्चर में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अब हमको देखना चाहिए कि 1858 के अधिनियम की मुख्य धाराएं या प्रावधान क्या थे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1858 के अधिनियम के मुख्य प्रावधान कुछ इस प्रकार से थे। सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रावधान, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। मतलब क्या हुआ दोस्तों, भारत का जो प्रशासन था, जो कंपनी के नेतृत्व चल रहा था, अब वो सीधे किसके नियंत्रण में चला गया, सीधे ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश क्राउन के अधीन अब भारत का संपूर्ण शासन प्रशासन समाहित हो गया। तत्पश्चात दोस्तों इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश कंपनी की सभी सेनाओं को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। दोस्तों ध्यान है, ब्रिटिश क्राउन की सेनाएं भारत में कब आई थी,
संशोधन अधिनियम 1788 के द्वारा। और दोस्तों अब कंपनी के अधीन जितनी भी भारत में सेना थी उन्हें भी किसे हस्तांतरित कर दिया गया? क्राउन के अधीन। मतलब अब वह सैन्य कर्मचारी सीधे क्राउन के अधीन माने गए। तत्पश्चात दोस्तों एक और महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया इसमें कि इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के पद का नाम अब बदलकर वायसराय कर दिया गया। वायसराय मतलब क्राउन का प्रतिनिधि। तत्पश्चात दोस्तों एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया इसमें कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल और अन्य जो भी प्रेसिडेंसियां थी उनके गवर्नर्स की नियुक्ति अब भारत परिषद द्वारा की जाने लगी। ध्यान रखिएगा, भारत परिषद इनकी नियुक्तियों में स्वतंत्र नहीं थी। उससे इनकी नियुक्ति करने के पहले ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ताज से स्वीकृति लेना होती थी। ठीक है दोस्तों। तत्पश्चात ध्यान रखिएगा एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराता हूं कि इस अधिनियम के द्वारा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा स्थापित की गई द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह पर दोस्तों एक नवीन व्यवस्था आई जिसे हम देखते हैं भारत राज्य सचिव के रूप में। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई। अर्थात हम बोल सकते हैं भारत सचिव की नियुक्ति की गई। सब कुछ खत्म कर दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की द्वैध व्यवस्था खत्म करते हुए भारत सचिव की नियुक्ति की गई और एक बनाई गई थी भारत परिषद। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शक्तियां भारत सचिव में हस्तांतरित कर दी गई। अब मतलब भारत राज्य सचिव में ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सभी व्यापारिक और राजनीतिक शक्तियां समाहित की गई। तत्पश्चात दोस्तों ध्यान रखना, चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंतिम अध्यक्ष भी थे और प्रथम भारत के राज्य सचिव भी नियुक्त किए गए थे। मतलब चार्ल्स वुड पहले से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष पद पर काबिज थे। जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था खत्म की गई तब उन्हें ही प्रथम भारत के राज्य सचिव के रूप में नियुक्ति की गई, जैसे कैनिंग जी के लिए किया गया था प्रावधान। तत्पश्चात दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए, इस अधिनियम के द्वारा भारत राज्य सचिव को एक निगम निकाय अर्थात कारपोरेट बॉडी घोषित किया गया। इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि वह एक विधिक व्यक्ति होगा। मतलब क्या हुआ, राज्य सचिव का पद क्या हो गया, एक विधिक व्यक्ति हो गया और जिस पर इंग्लैंड तथा भारत में मुकदमा भी चलाया जा सकता था। अब वह विधिक प्रकृति का पद हो गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत सचिव की परिषद का निर्माण भी इस अधिनियम में किया गया और इसे ही कहा गया भारत परिषद। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें कुल 15 सदस्यों का प्रावधान किया गया। इनमें से 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा नियुक्त होते थे और 7 सदस्य जो अन्य थे वे कंपनी के पूर्व डायरेक्टरों द्वारा नियुक्त किए जाने थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन सदस्यों में कम से कम 50% सदस्य ऐसे होने थे जिन्हें भारत में 10 वर्ष की सेवा का अनुभव प्राप्त हो। यह था दोस्तों हमारी भारत परिषद की संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि भारत सचिव की जो परिषद के कार्यालय को क्या नाम दिया गया, भारत कार्यालय, इंडिया ऑफिस नाम इसे दिया गया। अब जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था खत्म हुई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की व्यवस्था खत्म हुई, तो एक भारत कार्यालय को अस्तित्व में लाया गया इस एक्ट के द्वारा और इसका प्रमुख नियुक्त किया गया भारत राज्य सचिव को। दोस्तों ध्यान रखना, भारत सचिव और उसकी भारतीय परिषद को ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। तो भारत सचिव हो या फिर उसकी परिषद हो, भारतीय परिषद से हम भारत कार्यालय भी नाम देते हैं, वे किसके प्रति उत्तरदायी हैं, ब्रिटिश संसद। ब्रिटिश संसद अर्थात क्राउन के प्रति उन्हें उत्तरदायी बनाया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत सचिव की परिषद में यदि सदस्यों के स्थान रिक्त होते हैं तो इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कौन करेगा, तो यह इस अधिनियम में निश्चित किया गया कि इसकी पूर्ति करेगा ब्रिटिश ताज या क्राउन। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि भारत सचिव की परिषद के सदस्यों को ब्रिटिश संसद
प्रस्ताव पारित करके ब्रिटिश ताज की सहमति से उनके पद से हटा भी सकती थी। मतलब उनकी पदच्युति भी कार्यकाल के दौरान संभव है, बशर्ते ब्रिटिश संसद एक प्रस्ताव पारित करें और उस प्रस्ताव से ब्रिटिश ताज सहमत हो। यह महत्वपूर्ण था दोस्तों इसके विषय में। तत्पश्चात दोस्तों परिषद की भूमिका, परिषद का मतलब वही परिषद, भारतीय परिषद की बात कर रहे हैं हम, कि इसकी भूमिका केवल और केवल सलाहकारी थी। ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि राज्य सचिव इस परिषद के निर्णय को मान्य करे। वह चाहे तो इसके जो भी निर्णय हैं उनको अस्वीकृत करके अपना निर्णय लागू कर सकता था और जो कि प्रभावी भी होता था। तो यहाँ पर भारत राज्य सचिव को भारतीय परिषद की तुलना में ज़्यादा शक्ति संपन्न बनाया गया। तत्पश्चात दोस्तों इस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव को अपनी परिषद के निर्णयों के विरुद्ध कार्य करने का भी अधिकार दे दिया गया। मतलब यदि वह अपनी परिषद के किसी कार्य से या निर्णय से असहमत है तो ऐसी स्थिति में वह अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करते हुए अपने निर्णय लागू भी कर सकता था। ध्यान रखिएगा, भारत सचिव बाध्यकारी था अपनी परिषद से। किस संदर्भ में? अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में। ध्यान रखिएगा, इन दोनों विषय में वह अपनी परिषद के निर्णयों को, उसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य था। बाकी अन्य सभी मामलों में वह अपने हिसाब से निर्णय कर सकता था, अपनी काउंसिल के निर्णय को रद्द भी कर सकता था, लेकिन इन दो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर वह अपनी परिषद के निर्णयों के प्रति एक तरह से समर्पित था, बाध्य था। तत्पश्चात दोस्तों ध्यान रखिएगा कि भारतीय परिषद के जो भी निर्णय होने थे, भारत के संदर्भ में जो भी निर्णय लेगी भारतीय परिषद, वह लिए जाने थे बहुमत से। भारत मंत्री भी इसमें साधारण मत दे सकता था, लेकिन जब परिषद में समान मत की स्थिति हो, मतलब किसी प्रस्ताव के पक्ष में और विपक्ष में समान मत हो, तो ऐसी स्थिति में भारत राज्य सचिव को एक अतिरिक्त मत या कास्टिंग वोट देने का भी अधिकार दिया गया। तत्पश्चात दोस्तों ध्यान रखना, इस अधिनियम के द्वारा भारत राज्य सचिव और उसकी परिषद के सदस्यों के समस्त खर्चे, वेतन, भत्ता या अन्य प्रशासनिक व्यय, वह सब भारतीय कोष से ही दिया जाना निश्चित किया गया। यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान था कि भारतीय राजस्व से, देखिए आप ब्रिटेन में स्थित यह परिषद मौज कर रही थी। अब क्या कर सकते हैं भाई, हुक्मरान जैसे हैं वैसा हमें मानना तो पड़ेगा ही। तत्पश्चात दोस्तों ध्यान रखना, इस अधिनियम के द्वारा भारत राज्य सचिव को भारतीय वायसराय से गुप्त पत्र व्यवहार करने का अधिकार दिया गया, ताकि वह अपनी गोपनीय बातें एक दूसरे से शेयर कर सकते। ध्यान रखिएगा, यदि भारत राज्य सचिव उचित समझे तो अपनी परिषद को इस विषय में जानकारी दे सकता था कि उनकी भारतीय वायसराय से क्या बातचीत हुई, लेकिन वह बाध्य नहीं था अपनी परिषद को हर मामले की जानकारी देने के लिए। मतलब यह उसके स्वविवेक पर निर्भर था। तत्पश्चात दोस्तों गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी बनाए गए। मतलब भारतीय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम वायसराय का ही पद नाम देते हैं, वह किसके प्रति उत्तरदायी हो गया? भारत राज्य सचिव के प्रति। अर्थात उसको यह निर्देशित किया गया कि वह भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार ही भारत में अपने समस्त शासन प्रशासन के कार्यों को संपन्न करे और उसकी आज्ञा मानना उसके लिए बाध्यकारी बनाएगा। यह भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अधीनस्थ कर दिया गया था भारत राज्य सचिव के प्रति। तत्पश्चात दोस्तों ब्रिटिश संसद को भारतीय मामलों पर नियंत्रण प्राप्त हो गया। इस अधिनियम के माध्यम से संसद सदस्य भारतीय प्रशासन से संबंधित मामलों पर भारत सचिव से संसद में प्रश्न भी पूछ सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत राज्य सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य था। अब मंत्रिमंडल के सदस्य से तो संसद के सदस्य प्रश्न उत्तर कर सकते थे, वह प्रश्न पूछ सकते थे और उसे उनका जवाब देना बाध्यकारी भी था। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इस प्रकार से ब्रिटिश संसद को भारतीय मामलों पर कंट्रोल करने का अधिकार प्राप्त हो गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत राज्य सचिव को
हमारे देश के भौतिक और नैतिक विकास के संदर्भ में एक रिपोर्ट पेश करना थी ब्रिटिश संसद में। साथ ही में उसे भारत से प्राप्त मालगुजारी का एक लेखा जोखा या रिकॉर्ड प्रतिवर्ष ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत करना था। मतलब भारत के भौतिक और नैतिक विकास की भी एक रिपोर्ट देना है और भारत से प्राप्त मालगुजारी का लेखा जोखा भी ब्रिटिश संसद में उसे प्रस्तुत करना था। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया भारतीय अधिनियम 1858 के विषय में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस अधिनियम के द्वारा भारत के राज्य सचिव को भारत में जो आय व्यय हुई उसका हिसाब ब्रिटिश संसद के समक्ष रखने का एक अधिकार दिया। अर्थात भारत मंत्री को प्रतिवर्ष ब्रिटिश संसद में भारतीय ब्रिटिश सरकार हेतु बजट रखने का अधिकार दिया गया। और बजट का मतलब देखते ही आप, जानते ही आप कि वार्षिक आय व्यय का लेखा जोखा, ताकि ब्रिटिश संसद उस संदर्भ में उससे प्रश्न कर सके और वह उनके वाजिब उत्तर दे सके। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत सचिव के अधीन भारतीय सिविल सर्विस का गठन किया गया था। दोस्तों आपको मालूम ही है, प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा या कोवेनेटेड सिविल सर्विस के लिए सदस्यों को पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्त करता था। लेकिन दोस्तों अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की समाप्ति हुई, इसीलिए कोवेनेटेड सिविल सर्विसेज में नियुक्तियां खुली प्रतियोगिता से की जाने लगी, जिसके लिए भारत राज्य सचिव ने सिविल सर्विस कमिश्नर की सहायता से नियमों को भी निर्मित किया। तो दोस्तों भारत में अब खुली प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन संभव हुआ इस भारतीय अधिनियम 1858 से। दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत के गवर्नर जनरल को एक नवीन पदनाम दिया गया। क्या कहा गया उसे? वाइसराय। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों के प्रशासक के रूप में, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों के प्रशासक के रूप में उसे क्या नाम दिया जाता था? गवर्नर जनरल। लेकिन जब वह भारतीय देशी रियासतों और राजाओं हेतु ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था, तब उसे कहा जाता था वाइसराय। तो दोस्तों स्पष्ट हुआ आपको कि गवर्नर जनरल कब कहते थे? भारतीय क्षेत्रों के प्रशासक के रूप में। और जब वह देशी रियासतों और राजाओं हेतु ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था, तब वह कहलाता था भारतीय वाइसराय। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसी भारतीय अधिनियम 1858 के विषय में कि आखिर इसका हमारे लिए क्या महत्व था। सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, आइए देखते हैं हमारे लिए इसका क्या महत्व रहा दोस्तों। सबसे पहला, इस अधिनियम के द्वारा कम से कम इतना परिवर्तन तो अवश्य हुआ कि भारत में कंपनी का शासन खत्म हो गया और उसके स्थान पर भारत का पूरा शासन प्रशासन ब्रिटिश क्राउन के अधीनस्थ हो गया, ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में हो गया। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य शासन का पूर्ण उत्तरदायित्व ब्रिटिश सम्राट, ब्रिटिश क्राउन को सौंपना था, ताकि भारतीय साम्राज्य की देखभाल एक कार्यकारिणी को सौंपी जा सके, एक परिषद को सौंपी जा सके। यह था इस भारतीय अधिनियम 1858 का सर्वाधिक महत्व। दूसरे महत्व की बात करते हैं दोस्तों हम कि इस अधिनियम के द्वारा भारत की देशी रियासतों के प्रति ब्रिटिश शासक की नीति में परिवर्तन आया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1857 के स्वतंत्र संग्राम से पहले भारत में जो भी गवर्नर जनरल बनकर आए, उनकी नीति देशी रियासतों को हड़पने में थी। इसको हड़पने में सबसे ज़्यादा योगदान दिया था लॉर्ड डलहौजी ने। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी ने लॉर्ड क्लाइव की सहायक संधि का इस्तेमाल करते हुए भारतीय देशी रियासतों को हड़पा था। उसका उद्देश्य क्या था? उसका कारण क्या था? क्योंकि लॉर्ड क्लाइव की सहायक संधि में स्पष्ट प्रावधान था कि यदि देशी नरेशों या देशी राजाओं के यदि औरस पुत्र नहीं हुए तो उनका शासन ब्रिटिश साम्राज्य में, कंपनी साम्राज्य में विलीन हो जाएगा, जैसा कि झांसी, नागपुर, सतारा, संभलपुर के साथ में हुआ। तो उनका सीधा एकमात्र उद्देश्य था कैसे भी करके देशी रियासतों को हड़प कर
ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना। लेकिन दोस्तों 1858 के भारतीय अधिनियम से इस नीति में परिवर्तन हुआ और भारत के प्रशासन पर भारत मंत्री और उसकी भारत परिषद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। तो अब भारत में ब्रिटिश शासन के पदाधिकारी इस तरह की मनमानी नहीं कर सकते थे। यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान था देशी रियासतों के संदर्भ में। तत्पश्चात दोस्तों इसके महत्व को देखते हुए रैमजे मेयर ने लिखा है, देखो उन्होंने कटाक्ष के रूप में लिखा है, क्या कथन किया है उसको हम देखते हैं। सन 1858 में भारत ईस्ट इंडिया कंपनी से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया। इसके अलावा इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह था रैमजे मेयर का स्टेटमेंट कि भारत का शासन प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर क्राउन के हाथों में आ गया। इसके अलावा इसमें कोई विशेष परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारतीय अधिनियम 1858 ईस्वी का मूल्यांकन के संदर्भ में। दोस्तों ध्यान रखना, ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित इस अधिनियम का भारतीय संवैधानिक विकास में विशेष महत्व है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इस अधिनियम द्वारा भारत सरकार का संबंध सीधे ब्रिटिश क्राउन से हो गया। अब उसे कंपनी जैसे किसी निकाय से संबंधित नहीं होना था। अब वह सीधे ब्रिटिश क्राउन के, ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1858 के अधिनियम में जो परिवर्तन किए गए उसके संदर्भ में प्रोफेसर गुरुमुख निहाल सिंह ने लिखा है, बहुत ही अच्छे शब्दों में लिखा है उन्होंने कि 1858 के भारतीय अधिनियम के पारित होने के साथ साथ भारतीय इतिहास का एक युग समाप्त हुआ और दूसरा युग क्राउन का प्रत्यक्ष शासन का आरंभ हुआ। मतलब भारतीय इतिहास का एक कंपनी शासन का युग क्या हो गया? समाप्त। और दूसरा दौर चालू हुआ, दूसरा युग चालू हुआ भारत में ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट गवर्नेंस, अर्थात ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन। यह एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन करते हुए श्री गुरुमुख निहाल सिंह ने बताया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्रिटिश शासन की समाप्ति हुई हमारे देश में 15 अगस्त 1947 को और 15 अगस्त 1947 तक यही व्यवस्था भारत में कायम रही कि ब्रिटिश क्राउन का यहाँ पर प्रत्यक्ष नियंत्रण शासन व्यवस्था के संदर्भ में रहा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें दोस्तों भारतीय अधिनियम 1858 की प्रमुख कमियों के बारे में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसकी जो कमियां थी उन्हें हम 4 शीर्षकों में देख सकते हैं। 4 शीर्षक क्या हैं? सबसे पहला, भारत सचिव और उसकी परिषद का नियंत्रण भारत पर बढ़ गया, भारत के शासन प्रशासन पर बढ़ गया और यह नियंत्रण कैसा था? नौकरशाही युक्त। तो ये ब्यूरोक्रेसी वाला नियंत्रण भारत में अत्यधिक बढ़ गया था। दोस्तों अब हम देखते हैं इसकी दूसरी कमी की ओर कि भारत सचिव और उसकी परिषद का संपूर्ण वेतन, भत्ता, प्रशासनिक व्यय भारतीय राजस्व पर डाल दिया। यह एक भार के अलावा कुछ नहीं था भारत की जीर्ण शीर्ण अर्थव्यवस्था को देखते हुए। तत्पश्चात दोस्तों ध्यान रखना, इसमें अधीनस्थ पृथक्करण की नीति द्वारा अधीनस्थ संघवाद को लागू किया गया। ब्रिटिश क्राउन इसमें सर्वोच्च हो गए और देशी राजा रजवाड़े ये सब क्या हो गए? अधीनस्थ पृथक्करण की नीति के द्वारा उसके अधीन हो गए। दोस्तों इतना ही नहीं, इस एक्ट में किए गए परिवर्तन केवल नाम मात्र के थे और पुरानी समस्याएं यथावत बनी रही। केवल शासन प्रशासन को एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर दे देने से कोई भी व्यवस्था कायम नहीं होती। वही पुरानी समस्याएं वैसी की वैसी बनी रही जिसकी हम भारतीय जनमानस द्वारा लगातार से आलोचना की जा रही थी, लेकिन कोई भी परिवर्तन, बृहत परिवर्तन नहीं देखा गया। बस केवल इतना सा था कि कंपनी शासन से अब यह ब्रिटिश क्राउन के शासन में चला गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसी दौरान में महारानी विक्टोरिया ने 1858 में एक घोषणा की, क्वीन विक्टोरियाज डिक्लेरेशन 1858। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके अंतर्गत महारानी विक्टोरिया ने भारतीय जनता और भारतीय राजा रजवाड़ाओं के संदर्भ में एक नवीन नीति को प्रदर्शित किया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात महारानी विक्टोरिया द्वारा एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई।
इस घोषणा को भारत का महान आज्ञा पत्र या ग्रेट चार्टर ऑफ इंडिया की संज्ञा दी गई। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस महत्वपूर्ण घोषणा को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में पढ़ा गया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इससे प्रबुद्ध भारतीयों के वर्ग ने भारतीय लोगों के अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा था। दोस्तों, यह सही था या गलत था उसके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं आगे, लेकिन फिर भी यह इसे संज्ञा दी गई थी। दोस्तों, देखते हैं हम इसी घोषणा के महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर। इस घोषणा के द्वारा सबसे पहला ध्यान रखिएगा, महारानी ने या महारानी विक्टोरिया ने भारतीय राजा रजवाड़ों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। इसके अंतर्गत उन्हें आश्वासन दिया गया कि भारतीय राजा रजवाड़ों को उनकी रियासतों के प्रति सुरक्षा और स्वायत्तता का आश्वासन दिया। मतलब अब हड़प नीति को ब्रिटिश शासन ने समाप्त कर दिया। इसके तहत जो भी वचनबद्ध हुए हैं उनका अब ब्रिटिश सरकार बराबर सम्मान करेगी, उनका पालन करेगी। तो इसके माध्यम से भारतीय नरेशों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया। दोस्तों, इसके पश्चात भारतीयों को बिना किसी भेदभाव के विभिन्न प्रशासनिक पदों पर योग्यता के अनुसार नियुक्त किए जाने का आश्वासन दिया गया था। दोस्तों, कोई पद नहीं प्रोवाइड कर दिए गए थे, केवल आश्वासन दिया गया था, ये भी ध्यान रखना। दोस्तों, इस घोषणा में धार्मिक स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया कि मतलब अब बलात् धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाएगा। यह नीति जो 1813, 33 और 53 में पहले से चली आ रही कि जिसमें ब्रिटिश क्रिश्चियन मिशनरी भारत में धर्म परिवर्तन करा रहे थे, अब उस नीति को एक तरह से पुनः वापस लिया गया कि अब बलपूर्वक धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाएगा। भारतीय जनता को इसके माध्यम से एक सहूलियत प्रोवाइड की गई। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं इस घोषणा पत्र में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान था कि ब्रिटेन के बाहरी नागरिकों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। मतलब जो भी ब्रिटेन की कॉलोनी से उपनिवेश हैं वहाँ के नागरिकों के साथ ब्रिटिश नागरिकों के समान ही अच्छा व्यवहार किया जाएगा। तत्पश्चात दोस्तों ब्रिटिश क्राउन का भारत पर सीधा शासन बनाया गया। यह भी इस उद्घोषणा की महत्वपूर्ण प्रावधान थी, महत्वपूर्ण बात थी। तत्पश्चात दोस्तों गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक नया पदनाम दिया गया, वायसराय। दोस्तों ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल और वायसराय एक ही व्यक्ति होता था। ब्रिटिश भारतीय प्रशासन के संदर्भ में उसको गवर्नर जनरल की संज्ञा देते थे और जब वह देशी राजा रजवाड़ों के संदर्भ में क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में काम करता था तब उससे वायसराय की संज्ञा दी जाती थी। तत्पश्चात दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारतीय प्रशासन भारतीयों के हितों में करने का आश्वासन भी इस घोषणा पत्र में दिया गया कि अब जो भी ब्रिटिश शासन रहेगा उसका मेन उद्देश्य क्या रहेगा, भारतीयों के हित को साधा जा सके। भारत के ब्रिटिश व भारतीय निवासियों को विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण करने का आश्वासन दिया गया। दोस्तों इसी घोषणा पत्र के महत्वपूर्ण बिंदु को भारतीय संविधान में भाग 3 मूल अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 14 में भी स्थान दिया गया है। तत्पश्चात दोस्तों इस घोषणा के द्वारा 1857 में जो विद्रोह करने वाले सैनिक थे उनमें से कुछ को समाधान भी दिया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुछ को समाधान दिया, बाकी सब के साथ तो बर्बरतापूर्ण व्यवहार भी किया गया था। आइए इस घोषणा पत्र के द्वारा भारतीय रीति रिवाजों के सम्मान पर बल दिया गया कि भारत में जो भी रीति रिवाज स्थानीय तौर पर चल रहे हैं, हिंदू रीति रिवाज, मुस्लिम रीति रिवाज, इनका अब सम्मान किया जाएगा और भारत के संदर्भ में विधि निर्माण करते समय भारतीयों की स्थानीय धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को मान्यता दी जाएगी, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। अब उनके धार्मिक सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस उद्घोषणा में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान था कि भारत की मध्यम वर्गीय जनता के लिए शिक्षा और उन्नति के नवीन अवसरों को उपलब्ध कराए जाने का भी आश्वासन दिया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस घोषणा का मूल्यांकन भी हमको करना चाहिए कि आखिर महारानी विक्टोरिया की घोषणा का वास्तविकता में कितना पालन हुआ या यह घोषणा हमारे संदर्भ में कितनी महत्वपूर्ण थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यद्यपि महारानी विक्टोरिया की घोषणा में भारतीयों को कई आश्वासन दिए गए,
धार्मिक आश्वासन, सामाजिक आश्वासन, देशी नरेशों को अपनी रियासतों के संदर्भ में आश्वासन, भारतीयों को सरकारी नौकरियों में नियुक्त किए जाने का आश्वासन। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये केवल आश्वासन थे और इस आश्वासन का पालन ब्रिटिश सरकार ने नहीं किया। ठीक है, बस दिखावे के लिए इसका पालन करने का प्रयास किया गया, वास्तविकता में उनकी मंशा दूसरी थी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस घोषणा का मूल्यांकन करते हुए जेम्स स्टीफेन नामक विद्वान ने लिखा है कि इस उद्घोषणा की अर्थात महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा की कोई कानूनी शक्ति नहीं है, कि यदि ब्रिटिश सरकार इस उद्घोषणा को लागू न करे तो उसके खिलाफ में किसी भी तरह का विधिक अधिकार हमारे पास नहीं था। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश द्वारा पारित 1858 के भारतीय अधिनियम के संदर्भ में श्री H.S. कनिंघम ने लिखा है। क्या लिखा है उन्होंने? कि सम्राट के द्वारा भारत शासन का कार्यभार ग्रहण करना किसी विशेष परिवर्तन की अपेक्षा एक सामान्य कार्य था। मतलब आपको मालूम ही है कि पहले से ही बोल चुके थे 1853 के चार्टर एक्ट में कि अब कंपनी को किसी भी प्रकार का अन्य चार्टर या अधिकार पत्र नहीं दिया जाएगा और किसी भी समय भारत में कंपनी शासन को अंत करके उसे ब्रिटिश क्राउन के अधीन करा जा सकेगा और इसके लिए ब्रिटिश संसद को सशक्त किया गया था। इसीलिए कनिंघम जी ने लिखा है कि ब्रिटिश सम्राट के द्वारा भारत का शासन का कार्यभार ग्रहण करना किसी विशेष परिवर्तन की अपेक्षा एक सामान्य कार्य था, पूर्व नियोजित कार्य था। अवसर की समानता या अवसर की समता की बात तो बेमानी सिद्ध हुई। मतलब भारतीयों को किसी भी प्रकार से अवसर की समता देने की जो बात कही गई थी उसका पालन कहीं भी नहीं करा गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्राचीन भारतीय परंपराओं के प्रति सम्मान के नाम पर सामाजिक बुराइयों को ब्रिटिश सरकार ने संरक्षण देने की नीति अपनाई। जो कुछ भी सामाजिक सुधार भारतीय पुनर्जागरण के महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ताओं जैसे ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी ने जो चालू की थी एक प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को इससे धक्का पहुंचा और प्राचीन भारतीय परंपराओं के सम्मान के नाम पर भारतीय सामाजिक बुराइयों को रोकने का किसी भी तरह से प्रयास नहीं किया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारे हितों को ब्रिटिश हितों के अधीनस्थ बना दिया। मतलब ब्रिटिश हित सर्वोच्च कर दिए गए और भारतीय हित उसके अधीनस्थ कर दिए गए। ध्यान रखना दोस्तों, ब्रिटेन के जो यूरोप में या दुनिया के अन्य इलाकों में जो भी अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों जैसे बोल सकते हैं हम तत्कालीन फ्रांस, डेनमार्क, रशिया, उनके साथ जो भी संघर्ष चलता था उसमें भारतीय सैन्य संसाधनों का उपयोग ब्रिटिश आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए किया जाने लगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह थी महारानी विक्टोरिया की घोषणा का मूल्यांकन। दोस्तों आपको हमारा यह लेक्चर कैसा लगा? क्या आपको 1858 के भारतीय अधिनियम के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई या नहीं हुई? इसके बारे में हमें प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद एक बार पुनः।